हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। हम लोग नेट बैच जो दिसंबर में होने वाला है उसको टारगेट करते हुए होम साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे किसी भी जगह पे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आते ही हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा संचार, जिसमें हम लोगों ने संचार के अर्थ देखा था, उसके चरण देखे हुए थे कि मैसेज या माध्यम, डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक, ये सारे शब्द क्या होते, इसका अर्थ क्या है। तो ये आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा संचार के प्रकार। जो ये संचार के प्रकार है ये आपका नेट फर्स्ट पेपर और नेट सेकंड पेपर मतलब कि होम साइंस दोनों में पूछा जाता है। संचार भी आपका होम साइंस के सिलेबस का हिस्सा है। तो आज संचार के प्रकार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे केंद्रीयकृत संचार, अदृश्य संचार, इसके बाद अगर बात करें ग्रेप वाइन संचार, लिखित मौखिक संचार, अदृश्य संचार, मतलब इस तरीके से बहुत सारे संचार के प्रकार हैं। करीब 10-12 प्रकार के संचार हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो उससे उसका अर्थ समझना, प्रकार समझना, तो उसी से बनने वाले काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, जो अधिकारी है वो अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता को अगर कोई अपना निर्देश देता है तो वह किस प्रकार का संचार कहलाएगा। जब एक ही पद पे रहने वाले दो अलग अलग व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वह किस प्रकार का संचार होता है। ईश्वर से बात करना, भूत प्रेत से, पूर्वजों से बात करना, यह किस प्रकार का संचार होता है। श्रव्य दृश्य संचार क्या है, श्रव्य संचार क्या है, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले संचार के प्रकार में हम लोग देखेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जिसे हम लोग कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यह इस प्रकार का संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, विचारों को, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होना यहाँ पे आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अब इसमें कोई ग्रुप नहीं डिवाइड है कि कुछ आयु वर्ग हो, लिंग हो, किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, ऐसा नहीं है। बस दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे की बात खुद भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसी में देखिएगा दूसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये है इंटरपर्सनल, ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का यह अर्थ है कि वह स्वयं से ही बात करता है, स्वयं से बात करके खुद को गाइडेंस देना, निर्देशित करना। जैसे कि किचन में मान लीजिए कोई महिला कार्य कर रही है तो वो कह रही चलो सब्जी कट गई है, अब चले जल्दी से आटा गूँथ ले। तो ये आपस में अकेले में ही बात कर रही, खुद से ही बात कर रही है। जैसा आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने के समय खुद से ही बात करते हैं कि अब ये खिलौना कहाँ गया है, इसको चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं, अभी गुड़िया आ रही होगी, गुड़िया को तैयार करना है। इस तरीके से छोटे बच्चे जो भी होते हैं वो खेलते समय भी इन्हीं तरीके के संचार का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अंतःवैयक्तिक संचार या इंट्रापर्सनल संचार क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं से बात करता है। स्वयं से बात करना ही क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन।
इसमें व्यक्ति अपने से ही बात करके अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को खुद महसूस करता है, अपने आप को निर्देशित करता है, गाइडेंस देता है, अपने आप को शक्ति देता है। तो इसके अंतर्गत ये संचार का यह प्रकार कहलाता है अंतः व्यक्तिक संचार। इसके अंतर्गत अंतर्मुखी व्यक्ति ज़्यादातर आते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अदृश्य संचार। थर्ड टाइप अदृश्य संचार। इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत समझिए अदृश्य, जो चीज़ें दिख ही नहीं रही है उनमें भी संचार हो रहा है। तो जैसे कि ईश्वर, पूर्वज, भूत प्रेत, या ऐसा कोई जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो हमें सामने हमारी आंखों से नॉर्मली वो दिखे ही ना, फिर भी उनसे बातचीत करना ही क्या कहलाता है? अदृश्य संचार या फिर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग या संगठनात्मक संचार। फोर्थ प्रकार देखिएगा, वर्ग या संगठनात्मक संचार। सारे संचार के नाम आप ज़रूर लिख लीजिएगा, आपको एक साथ एक जगह पे इतने तरीके के संचार देखने को नहीं मिल सकते हैं। वर्ग या संगठनात्मक संचार। संचार का यह भी एक प्रकार है। इसमें वर्ग की बात की जा रही, किसी एक संगठन विशेष की बात की जा रही है, जिसे हम लोग कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, या संगठन को कहे ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन। इसके अंतर क्या होता है? किसी वर्ग या खास समूह के व्यक्ति, संगठन है, वर्ग है, तो वर्ग या संगठन में वही व्यक्ति होते हैं जिनकी एक ही विशेषता होती है। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं किसी वर्ग या खास समूह के व्यक्ति द्वारा किसी वर्ग या खास समूह के व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना। आपस में बातचीत क्या कहलाएगा? संगठनात्मक संचार। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग और संगठन की बात हो रही है, तो वर्ग या संगठन में वही व्यक्ति होंगे जो उस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कोई स्पेशल हों, जैसे कि किसी कारखाने, फैक्ट्री, किसी व्यवसाय में जुड़े हुए एक ही प्रकार के व्यक्ति, जिनको अपने कार्य, जो अपना संगठन है उससे संबंधित कार्य का, निर्देशों का, प्रकार का अच्छे से भली भांति प्रकार पता होता है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखेंगे जनसंचार या फिर लोक संचार। फिफ्थ प्रकार होगा, संचार का ही पांचवा प्रकार है जन संचार या फिर लोक संचार। इंग्लिश का इसका नाम जरूर याद रखिएगा, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग कहेंगे जनसंचार या लोक संचार। जनसंचार केंद्र, लोक संचार केंद्र आपने देखा भी होगा, जहाँ पे हम अपनी बातों को बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुँचा सकते हैं। देखिएगा, इसमें जो संदेश देने वाला व्यक्ति है वह एक होता है। ठीक है, इसकी यही विशेषता है, याद रखिएगा। संदेशवाहक एक व्यक्ति और प्राप्तकर्ता अनेक हों। लोक संचार या मास कम्युनिकेशन, मास का मतलब ही होता है जन, मतलब बहुत वृहद, बड़े विशाल स्तर पे। तो जनसंचार जनसंचार या लोक संचार जो कि संचार का प्रकार है, इसके अंतर्गत संदेश देने वाला व्यक्ति एक होता है, लेकिन उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति अनेक होते हैं। जैसे कि मोदी जी के द्वारा अक्सर किया जाने वाला मन की बात,
तो मन की बात के अंतर्गत देखते होंगे आप लोग कि वो अपने मन की बात बता रहे हैं, तो वो संदेश देने वाले व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यह उदाहरण कहलाएगा किसका? जनसंचार का या फिर लोक संचार का। अब देखिएगा, जनसंचार या लोक संचार करने के कुछ साधन होते, मीडियम होते, उनके नाम देख लेते हैं। जैसे कि अगर साधन की बात की जाए, जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंट मीडिया आदि, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह ऐसा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में आपके कम्युनिकेशन सिलेबस का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दें कि आपका टीजीटी पीजीटी का टारगेट करते हुए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं मेरे ही चैनल पे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आप लोग उसे भी सॉल्व करते चलिए और ये नेट बैच को भी टारगेट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है 6th टाइप या 6वां प्रकार कम्युनिकेशन का। ध्यान दीजिएगा, जो 6वां प्रकार है वह कहलाता है दूर संचार या फिर टेली कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, दूर संचार या फिर टेली कम्युनिकेशन। अभी हम लोगों ने जनसंचार देखा है, तो जनसंचार में हमेशा बहुत दूर दूर ही संदेश भेजा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कहीं पे असेंबली हो रही हो, मीटिंग हो रही हो, या कोई सेमिनार हो रहा हो, या कहीं पे कोई मीटिंग चल रही हो जहाँ पे एक ही स्थान पे बहुत सारे व्यक्ति मौजूद थे। ठीक है, लेकिन अब टेली कम्युनिकेशन क्या है? दूर संचार। यह वह संचार होता है जहाँ पर एक स्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति एक स्थान पर बैठा व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति तक, दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सके, अपनी बात पहुंचा सके। तो यह प्रकार क्या कहलाएगा? दूर संचार या फिर टेली कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत कंप्यूटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि इसी प्रकार के कुछ उदाहरण आपके सामने आएंगे। जैसे कि हम अपनी वॉइस मेल भेज दे रहे हैं, जीमेल भेज दे रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, फैक्स भेज रहे हैं। कुछ और भी लिख लीजिएगा, जैसे कि फैक्स, वॉइस मेल आदि, ये कुछ उदाहरण हैं दूर संचार के। मतलब कि इस प्रकार के संचार में बातचीत करने के लिए, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सामने होना आवश्यक नहीं है। वो किसी भी देश में बैठा हो, किसी भी शहर में बैठा हो, दूसरे राज्य में बैठा हो, तब भी हम टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी बात दूर तक भी पहुंचा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार और है 7th, जिसे हम लोग कहेंगे सैटेलाइट संचार। ध्यान दीजिएगा, 7th प्रकार है सैटेलाइट संचार। सैटेलाइट संचार। अब सैटेलाइट के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश तक बहुत ही आसानी से सैटेलाइट के द्वारा अपनी बातों को, विचारों को दूसरे देश तक भी पहुंचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट के द्वारा काफ़ी दूर तक आराम से दूसरे देशों में, दूर दराज के देशों में अपनी विचारों को, अपने मैसेज को, जानकारियों को, तथ्यों को भेज भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं।
इसी में एक डेटा लिख लीजिएगा आप लोग, सन 1975 में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था। सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह पहली बार ऐसा था कि सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था? तो 1975 में। आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ और भी प्रकार हैं, जैसे कि केंद्रीयकृत संचार। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे संचार के प्रकार हैं जो कि आपके नेट फर्स्ट पेपर और नेट सेकंड पेपर दोनों जगह पे पूछा ही जाएगा। केंद्रीयकृत संचार, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें जवाब देने वाला व्यक्ति एक होता है, लेकिन सवाल पूछने वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो इसमें इंटरव्यू के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए जब जॉब लगनी होती है या किसी भी तरीके से सरकारी सेवा देना हो, तो कहीं पे अगर इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में जब व्यक्ति जाता है तो कुछ लोग, कुछ जानकार विशेषज्ञ व्यक्ति बैठे रहते हैं जो उस व्यक्ति से अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं और वह व्यक्ति जवाब देता है। तो जो सवाल पूछने का कार्य कर रहे हैं वो क्या हो गए? संदेश वाहक या फिर संदेश भेजने वाले। जो वह व्यक्ति बैठा हुआ है उनकी बोले गए शब्दों को, उनकी बातों को, उनके प्रश्नों को समझता है, उसका एक अर्थ निकालता है, फिर अपना एक रिप्लाई या रिस्पॉन्स देता है, तो वह क्या कहलाएगा? जब भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा कि जो संदेश प्राप्त किया था, दूसरा प्रापक कहलाएगा। फिर जब वह अपना रिस्पॉन्स देगा या अपना आंसर देगा, अपना रिप्लाई देगा, तब यही बात प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रलाइज, सेंटर का मतलब होता है केंद्र में। ठीक है, तो केंद्र में एक व्यक्ति होगा जिसके चारों ओर अलग अलग व्यक्ति बैठे होंगे जो कि इससे एक ही क्षेत्र से संबंधित कई सवाल पूछते हैं। और यह कैसे चलती है? वृत्ताकार में। वृत्ताकार यह संचार प्रक्रिया चलती है। केंद्र में बैठने वाला व्यक्ति कौन है? जवाब देने वाला। जवाब देने वाला। और इसमें जो ये बाहरी लोग दिख रहे हैं ये क्या करेंगे? ये इसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं। तो यही कहलाता है केंद्रीकृत संचार। ठीक है, यह भी संचार का एक प्रकार है जिसमें बाहर बैठने वाले व्यक्ति सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और केंद्र में बैठने वाला व्यक्ति अपनी बातों को कहता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यू में कोई व्यक्ति जाएगा तो उससे कई लोग सवाल पूछते हैं और जवाब जो है एक ही व्यक्ति को देना होता है। दूसरा प्रकार अब देखिएगा कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाह्य संचार। बाह्य संचार, अभी आप लोगों ने केंद्रीकृत संचार देखा था, अब सेंट्रलाइज्ड संचार कम्युनिकेशन देखा था। आप लोग अब देखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है इसमें कि अभी आपने देखा था पिछली बार जब आपने केंद्रीयकृत पढ़ा, केंद्रीयकृत यहाँ पे बैठा हुआ है रिस्पांस देने वाला व्यक्ति, और यहाँ पे जो हैं बाहर में बैठे हैं सवाल पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति। तो सवाल बाहर से अंदर की ओर आ रहा है और यह व्यक्ति जवाब दे रहा है। अब क्या है? बाह्य संचार। अब क्या अर्थ है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसके सवाल जो ये बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं इन्हें अब देना होगा। इसके प्रश्नों का उत्तर अब बाहर बैठे व्यक्ति देंगे। ध्यान दीजिएगा कि
जो सेंटर में बैठा है व्यक्ति, अब ये क्या हो गया, सेंडर, और ये जो बाहर बैठे हैं व्यक्ति ये क्या हो गए, रिसीवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो बीच में बैठा हुआ था व्यक्ति वो था रिसीवर, और बाहर जो बैठे थे व्यक्ति प्रश्न पूछने वाले ये थे सेंडर। यहाँ पे क्या होगा, अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं बाह्य संचार का प्रकार। इसमें सेंटर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति संदेश भेजेगा किसे, जो उसके परिधि में बैठे हुए या उसके क्षेत्र में आने वाले जो प्राप्त करता है। तो ये क्या हुए, रिसीवर, ये क्या हो गया, सेंडर। ये अपनी बात अब बाहर भेजेगा। जैसे कि टेलीविज़न में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कुछ गेस्ट बुलाए जाते हैं, और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पे खास करके कुछ गेस्ट बुलाए जाते हैं, और वो जो संवाददाता होता है वो उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जो एंकर होता है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का, वो एंकर जो बाहर गेस्ट आए हुए हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछता है और वो लोग उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो यही कहलाएगा बाह्य संचार। ठीक है, इसमें रिसीवर केंद्र में है और इसमें सेंडर केंद्र में है। यहाँ पे प्राप्तकर्ता मध्य में है, केंद्र में है, लेकिन यहाँ पे संदेश भेजने वाला व्यक्ति केंद्र में होता है। अब देखिएगा वृत्तीय संचार। नेक्स्ट संचार का, कम्युनिकेशन का प्रकार है वृत्तीय संचार, या फिर हम लोग कहें सर्कुलर कम्युनिकेशन। वृत्तीय संचार, अब वृत्त का मतलब भी गोला ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, संचार की जो प्रक्रिया है, यहाँ से शुरू हुआ सेंडर, ये मिल गए रिसीवर को, अब यही रिसीवर अपनी बातों को और आगे भेजेगा, तो यही फिर से सेंडर बन जाएगा, फिर यहाँ से रिसीवर बन जाएगा। ऐसे करते हुए यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो देख रहे हैं कि यह भी एक सर्कल बन गया, तो यही कहलाएगा वृत्तीय संचार। कोई भी एक समस्या है, कोई भी तथ्य है, आंकड़े इकट्ठा करने हैं, अपनी बातें आगे तक पहुंचानी है, तो इसमें एक के बाद एक व्यक्ति को भेजा जाता है। तो अंत में क्या है, जो पहले सेंडर था वही आखिरी में रिसीवर बन जाता है। तो यही प्रकार संचार का कहलाता है वृत्तीय संचार। तो और यह प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा तब तक चलती रहती है जब तक जो सबसे पहले संचार भेजने वाला व्यक्ति था उस तक बात घूम करके ना आ जाए, इसीलिए इसको हम लोग वृत्तीय संचार कहते हैं या फिर सर्कुलर कम्युनिकेशन। अब देखिएगा समानांतर संचार। संचार के प्रकार में नेक्स्ट है समानांतर संचार। समानांतर का अर्थ होता है समान अंतर, मतलब कि पैरेलल में चलेगा ये कम्युनिकेशन। दो एक ही क्वालिटी के व्यक्ति आसपास होंगे। देखिएगा कि इसके और भी कई नाम हैं, तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ ले, जैसे कि इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज संचार, ऑल्सो नोन एज क्षैतिज या फिर रेखीय संचार। संचार के प्रकार में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है ये, याद रखिएगा। समानांतर संचार, ऑल्सो नोन एज क्षैतिज संचार, रेखीय संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर पैरेलल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि समान योग्यता विशेषता वाले व्यक्तियों का समूह आपस में बातचीत करता है या संचार स्थापित करता है, या अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। इसमें क्या है कि समान योग्यता व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी यह क्या कहलाता है, समानांतर संचार। मतलब एक जैसे गुण वाले, एक जैसे विशेषता वाले व्यक्तियों का आपस में विचार का आदान प्रदान करना, यही कहलाता है पैरेलल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा अधोगामी संचार। नेक्स्ट है संचार का प्रकार अधोगामी
संचार। अच्छा, जब ये क्लास ख़त्म होगी तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने इतने संचार के प्रकार पहले भी पढ़े हुए थे, या इनमें से कौन सा ऐसा नया प्रकार है जो आज आप पहली बार देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि मेरी मेहनत सच में सक्सेसफुल है या नहीं, कि आप लोगों को कुछ नया कंटेंट मिल रहा है या नहीं। तो कमेंट में एक बार इसे ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने कोई और संचार के प्रकार आज पहली बार पढ़े हैं। आगे भी और भी कई प्रकार हमें देखना है। अब हम लोग देखेंगे अधोगामी संचार, जिसे हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब क्या है, यह डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली कम्युनिकेशन है। यह प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, मतलब कि सबसे ऊपर पे क्या है, अधिकारी कोई है, और सबसे निचले स्तर पे कोई निचले स्तर पे कार्य करने वाला व्यक्ति, ठीक है, कार्यकर्ता मान लीजिए। तो यह देखिएगा कि इसमें डाउनवर्ड संचार चल रहा है। यह जो अधिकारी है अपने से नीचे उपस्थित या अपने नीचे पद पे कार्य करने वाले व्यक्तियों को संचार कर रहा है। तो इसमें ज़्यादातर यही होगा कि जो उच्च पदाधिकारी हैं वो अपने निचले स्तर पे कार्य करने वाले व्यक्तियों को आदेश देंगे। तो यही क्या कहलाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जो अपने निचले अधीनस्थ हैं उनको संचार के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आदेश दिया जाता है। यही कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अधोगामी कम्युनिकेशन। अब हम लोग देखेंगे एक और भी प्रकार है कम्युनिकेशन का, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन। ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है कम्युनिकेशन, समझ जाइएगा आप लोग। अब इसमें क्या है, पहले अधोगामी हमने देखा था, डाउनवर्ड देखा था, उसमें ऊपर से अधिकारी अपने आदेश नीचे पहुंचा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अधीनस्थ व्यक्ति जो है अपनी बातों को अपने से ऊपर बैठे अधिकारी तक पहुंचाएगा। तो यही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक अगर सूचना पहुंचाई जाती है तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बात पहुंचाना, ठीक है। इसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बात पहुंचाई जाती है, यही कहलाता है ऊर्ध्वगामी संचार। अब इसके बाद देखिएगा, एक होगा औपचारिक संचार। और बहुत ही आसान है समझना, एक बार आप इसकी परिभाषा, अर्थ, शब्दों को समझ लेंगे तो इससे बनने वाले कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से कर सकते हैं। औपचारिक संचार, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संस्था की, किसी ऑफिस की, किसी कार्यालय की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनसे जो भी बातचीत होती है वो ऑफिशियल ही होती है, या फिर हम कहें औपचारिक ही होती है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी क्या विशेषता है कि इसमें सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है। सब कुछ पहले से निश्चित, ये सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित होती। औपचारिक का अर्थ ही यही होता है कि ऑफिशियल, कि जब सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें कब होनी है, सब चीज़ पहले से ही डिसाइड करना, यही कहलाती है औपचारिक संचार। जैसे कि हमें घर का व्यवस्था करना है, हमें कोई भी थीम पार्टी हमने रखी हुई है, मान लीजिए किस घर पे बर्थडे का आयोजन कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो उस बर्थडे में हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे, केक कटने से पहले क्या क्या गेम होगा बच्चों के लिए, केक कटने के बाद क्या होगा, हम लोग रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे, खाने में क्या बनेगा, भोजन में क्या बनेगा, इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं तो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। और ये जो प्लानिंग है, जैसे हम लोग घर में अगर बर्थडे का आयोजन करेंगे तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है अपनी आवश्यकता या अपने कार्य के अनुसार, लेकिन यही चीज़ें जब होटल वगैरह हम लोग अरेंज करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में आयोजन करते हैं, होटल में आयोजन करते हैं, किसी भी समारोह के लिए, किसी भी पार्टी के आयोजन करते हैं, तो वहाँ पे सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड होती है कि इतने बजे इतना काम हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, औपचारिक संचार। अब देखिएगा, एक कहलाएगा
अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये फॉर्मल है, ठीक है। इसमें क्या है कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो भी हमारी बातचीत है, हमारे तथ्य, हमारी जानकारी है, सारी चीज़ें, सब चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें व्यक्ति स्वेच्छानुसार, आवश्यकता अनुसार किसी व्यक्ति से संपर्क या संचार प्रक्रिया करता है। यही क्या कहलाएगी? अनौपचारिक संचार। की इसमें किसी भी चीज़ के लिए विशेष समय, स्थान, बातों का या तथ्यों का होना आवश्यक नहीं है। ये क्या कहलाती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग कभी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के समय कोई यात्री हमारे आसपास बैठा है, तो हम बैठे हुए अचानक पूछ ले, भैया ये कौन सा स्टेशन आ गया, कहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई विशेष प्लानिंग नहीं करते हैं। हमारी आवश्यकता थी तो हमने किसी से भी संचार स्थापित करके अपने जो जानकारी लेनी थी, तथ्य लेने थे, आंकड़े लेने थे, हमने ले लिए। यही क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संचार। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे ग्रेप वाइन या अंगूरी लता संचार। ग्रेप वाइन या फिर अंगूरी लता संचार। ग्रेप वाइन या फिर अंगूरी लता संचार, थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन। अंगूरी लता संचार की अगर बात की जाए तो इसे अपुष्ट संचार या फिर ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ये नाम भी लिख लीजिए आप लोग। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका संचार का प्रकार है, जो कि अलग अलग नाम से भी पूछा जाता है या उदाहरण दे करके पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर बात की जाए कि अंगूर कैसा होगा, अगर अंगूर के पौधे की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें क्या है? आपको ये दिख रहा है, ये क्या हो गया? केंद्र। और ये क्या हो गए? अधीनस्थ बैठे हुए व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ कोई एक मुख्य व्यक्ति है जो कि अपनी बातों को नीचे की ओर पहुँचा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ग्रेप वाइन या अंगूरी लता की क्या विशेषता होती है कि इसमें विभाग के जो सदस्य हैं या किसी एक क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले व्यक्ति, चाहे ऊंचे पद पे हो या नीचे पद पे, ध्यान दीजिएगा, किसी विभाग में, किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई एक उच्च पद पे हो, कोई एक थोड़ा नीचे पद पे हो, लेकिन फिर भी उनका आपसी जो तालमेल है, दोस्ती है, मित्रता है, वो ऑफिशियल ना रह करके अनऑफिशियल हो जाए या फिर फॉर्मल ना रह करके अनफॉर्मल हो जाए। मतलब अगर उच्च बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, कोई ऑफिसर हैं, उनके अपने ही कार्यालय में, विभाग में कार्य करने वाले निचले पद के व्यक्तियों से अगर मित्रता हो जाती है तो यह संचार का या उनके बातचीत करने का जो तरीका होता है वह कहलाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि इसमें उच्च पद पे बैठे उच्च पदाधिकारी का निम्न पदाधिकारी से मित्रवत व्यवहार। ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी स्कूल की बात की जाए, अगर कोई स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल पद पे आश्रित जो भी व्यक्ति है या प्रिंसिपल पद पे जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो, और जो टीचर पद पे या कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में उनके जो पद हैं उनमें अंतर है, लेकिन हो सकता है उनके व्यवहार में घनिष्ठता हो कि उनको अपने पद के ध्यान में ना रखें या पद की वजह से अकड़ में ना रहें, उनसे फिर भी मित्रवत बात करें, अनऑफिशियल तरीके से बात करें। यही क्या कहलाती है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। और ध्यान दीजिएगा, जो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इसका यह फ़ायदा है कि
कि सूचनाओं को बहुत ही तीव्र गति से प्रसारित किया जा सकता है। वांछित सूचनाओं को तीव्र गति से प्रसारित किया जा सकता है। तीव्र गति से प्रसारित किया जा सकता है। यह फ़ायदा किसका है? ग्रेप वाइन या अंगूरी लता कम्युनिकेशन का। और ध्यान दीजिएगा, इसको अंगूरी लता, अफवाह, गुच्छ या दखलता संचार भी कहते हैं। गुच्छ, अंगूरी लता, दखलता आदि नाम से भी, अफवाह संचार, इन सब नाम से भी जाना जाता है। तो यह था अंगूरी लता संचार, जो कि कम्युनिकेशन टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नाम है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोपेगेंडा संचार। प्रोपेगेंडा संचार। प्रोपेगेंडा संचार की अगर बात की जाए तो यह वह संचार है कि इसमें कोई भी बात हमें दूसरे लोगों तक पहुंचानी है, या ऐसी कोई बात हम चाहते हैं, कोई ज्वलंत मुद्दा है कि जानबूझकर हम उस बात को फैलाना चाहते हैं, जानबूझकर ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए कौन सा संचार सुनते हैं? प्रोपेगेंडा संचार। इसमें जानबूझकर अफवाहों को फैलाया जाता है, अफवाह के साथ कुछ जानकारियां भी साथ में फैलाई जाती हैं, यही कहलाता है प्रोपेगेंडा संचार। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी हमारा अफवाह है या सुझाव है, अफवाह के माध्यम से ही हम जानबूझकर नियोजित करके क्रमबद्ध रूप से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर फैलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके कुछ डिटेल। प्रोपेगेंडा जो शब्द है लैटिन भाषा का प्रोपेगियर शब्द से बना हुआ है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोपेगेंडा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के प्रोपेगियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उगाना या फिर बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है कि अफवाहों को, जानकारी या फिर सुझाव को अफवाह के माध्यम से तीव्र गति से प्रसारित किया जाता है, तीव्र गति से फैलाया जाता है। यह ही कहलाता है प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संचार के ही प्रकार में शाब्दिक और अशाब्दिक संचार भी आप लोग पढ़ते हैं। तो शाब्दिक और अशाब्दिक संचार हमारे सिलेबस का बहुत ही खास हिस्सा है, और ये तो बहुत ही बड़ा सिलेबस का हिस्सा है। और इसी के साथ श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य दोनों साधन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा। अभी हम लोग इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। चलिए अब देखते हैं संचार के प्रकार में ही नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे, एक होगा शाब्दिक संचार, दूसरा अशाब्दिक संचार। संचार के प्रकार में यह दो मुख्य प्रकार हैं। शाब्दिक संचार में अगर हम बात करें तो इसका दो प्रकार होगा, जैसे कि लिखित संचार, दूसरा मौखिक। देखिएगा यह संचार कौन सा है? शाब्दिक, मतलब शब्दों का प्रयोग होगा, भाषा, वाणी, इन सब का प्रयोग जरूर होगा। तो इसमें हम अपनी बातों को लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक बोलकर भी व्यक्त कर सकते हैं। लिखित में भी हमारी भाषा, शब्दों का प्रयोग होगा, मौखिक में भी भाषा या शब्दों का प्रयोग होगा। हम अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो शाब्दिक संचार कर सकते हैं और अशाब्दिक संचार भी कर सकते हैं। शाब्दिक में दो प्रकार होगा, लिखित संचार और फिर मौखिक संचार। ध्यान दीजिएगा कि जो ये मौखिक संचार बात की जाए या लिखित संचार में, जैसे पत्रों के माध्यम से, डायरी लिख करके, पत्र लिख करके, मैसेज लिख करके हम अपनी बातें दूर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में हम अपने शब्दों के द्वारा, बातों के द्वारा
टेलीफोन पे बात करके, सेमिनार करके, इन सब तरीके से बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है मौखिक भाषा में, इसको लिख लीजिएगा कि जब मौखिक संचार की बाधा होती है, जब मौखिक संचार में बाधा उत्पन्न होती है, मौखिक संचार में उत्पन्न बाधा एंट्रोपी कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा एंट्रोपी क्या है, यह शब्द आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो एंट्रोपी क्या है, जब मौखिक भाषा या मौखिक संचार हम लोग कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है तो शाब्दिक संचार के मौखिक प्रकार में उत्पन्न बाधा को एंट्रोपी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उसके पहले भी कई एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं अशाब्दिक संचार, तो अशाब्दिक संचार के अंतर्गत जैसे कि हम प्रतीक, चिन्ह, हाव भाव, संकेत आदि के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे कि आपने कई तरीके के चिन्ह देखे होंगे। मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके का चिन्ह बना है, ठीक है। अब इसके आगे ऐसे गोला बना होगा, फिर इसके ऊपर क्रॉस। इसका ये मतलब होता है कि हॉर्न, हॉन्किंग यहाँ पे मना है, हॉर्न नहीं बजा सकते। इसी तरीके से आपने एक चिन्ह देखा होगा इस तरीके से, मान लीजिए ये सिगरेट का चिन्ह बना हुआ है। अब इसके बाहर एक सर्कल ज़रूर होगा। किसी जगह पे विशेष क्षेत्रों में अगर स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है तो ऐसे सिगरेट बना करके उस पर ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, या कहीं कहीं पे सिगरेट स्मोकिंग अलाउ होता है तो वहाँ पर ऐसे इसको बना करके ऐसे टिक भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये प्रतीक है, चिन्ह है, संकेत है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि गुस्से में आँख दिखाना, हाथ दिखाना, कोई भी व्यक्ति कार्य अच्छा कर रहा है तो उसकी पीठ ठोकना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, अशाब्दिक संचार के, ठीक है। अब देख लीजिएगा कुछ और भी इम्पोर्टेंट संचार है, जैसे कि श्रव्य संचार, दृश्य संचार और श्रव्य दृश्य दोनों संचार। श्रव्य संचार, दृश्य संचार, श्रव्य दृश्य संचार। ध्यान दीजिएगा, श्रव्य संचार जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीफोन पे वार्ता आदि। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि हम अपनी बातों को तो पहुंचा रहे, संचार करना चाहते हैं तो हम श्रव्य संचार साधनों का प्रयोग करें, श्रव्य साधनों का प्रयोग करें। तो इसके अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग आएगा, जैसे कि और भी लिख लीजिए नाम, हॉर्न, घंटी का प्रयोग, यही सब। तो इसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी, यही क्या कहलाएगा, श्रव्य संचार। अब दृश्य संचार वह प्रकार जिसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। संचार का वह प्रकार जिसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, यही क्या कहलाएगा, दृश्य संचार। जैसे कि होल्डिंग, बोर्ड, मूक अभिनय। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण है जो कि दृश्य संचार के कहलाते हैं। लाइट का प्रयोग, लाइट का प्रयोग का अर्थ है सिग्नल पे जो लाइट का प्रयोग होता है कि रेड लाइट हो गई है तो रुक जाना है, येलो है तो गाड़ी स्टार्ट करनी है, ग्रीन है तो हम अब जा सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा, दृश्य साधन का कोई प्रकार। अब हम लोग देखेंगे श्रव्य दृश्य साधन, जिसमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऐसे साधन जैसे कि टेलीविज़न या फिर
सेमिनार या फिर मूवी वगैरह जो भी आएंगी, जैसे कि नाटक, रामलीला, कंप्यूटर आदि का प्रयोग इसी के अंतर्गत आता है। अब सेमिनार भी जैसे होगा तो जो बोलने वाला व्यक्ति है उनको हम देख भी सकते हैं, उनकी बातें सुन भी सकते हैं। प्रदर्शन विधि भी इसी के अंतर्गत आएगी, श्रव्य दृश्य के अंतर्गत। कठपुतली भी इसी के अंतर्गत आएगी, श्रव्य और दृश्य के अंतर्गत। यहाँ पे लिख देते हैं कठपुतली। ठीक है, तो ये था संचार के प्रकार, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही है। कम्युनिकेशन में संचार की जो प्रक्रिया है कैसे होती है, इसके चरण क्या है, याद रखिएगा। चरण आपको याद रखना है, सबकी परिभाषा, अर्थ याद रखनी है। और ये जितने प्रकार के आपने कम्युनिकेशन पढ़े, एक बार और वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि हमेशा के लिए आपको इन शब्दों का अर्थ अगर पता होगा तो इनसे बनने वाले क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये भी वह टॉपिक था जो कि आपके नेट फर्स्ट पेपर और होम साइंस दोनों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको करा दिया है। अब इसके बाद हम नेट का, होम साइंस का कुछ और टॉपिक भी देखेंगे। आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके बाद आप नेट के लिए टारगेट करके कौन सा एक टॉपिक स्पेशली पढ़ना चाहते हैं। बाकी हम तो देखते ही रहेंगे कि क्या आगे पढ़ाना है। आप भी एक बार सजेशन दीजिएगा, या आपकी जो भी ज़रूरत हो, आपको जो टॉपिक ना समझ में आता हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, स्पेशली नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही। अच्छे से मन लगा के पढ़िए ताकि इस बार का नेट जो है आपका क्वालिफाई हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।